ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। आने वाला पल जाने वाला है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। 13 अक्टूबर आज किशोर कुमार की पुण्यतिथि है। यदि आज किशोर कुमार होते तो 96 वर्ष के होते, लेकिन यहाँ पर यह भी जोड़ा जाना ज़रूरी है कि सशरीर, क्योंकि किशोर कुमार सशरीर साथ में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी अदायगी और उनका अल्हड़पन, उनकी दीवानगी के साथ में वो हमेशा हैं, वो हमेशा रहेंगे। आज दो ऐसी शख्सियत से हम बात करना चाहते हैं किशोर कुमार दा की पुण्यतिथि पर, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है किशोर कुमार के लिए। जी हाँ, वो इंदौर के हैं। सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब करवाता हूँ नवीन खंडेलवाल जी से। नवीन जी, आप सीए हैं और लेकिन डबल सीए हैं। एक तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दूसरा क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं और किशोर कुमार दा के दीवाने हैं। उनके बारे में कुछ और भी बातें करूँगा। हमारे साथ में योगेंद्र व्यास जी हैं, जो गीत और फिल्म समीक्षक हैं। योगेंद्र जी बहुत स्वागत करते हैं, नवीन जी बहुत स्वागत करते हैं। तो शुरुआत तो हम यहीं से करना चाहेंगे नवीन जी की। पंखियाना जैसा आपका शर्ट पे लिखा हुआ है, आप एक स्टूडियो भी आपने बनाया है किशोर दा को समर्पित, हमने देखा है वो। ये दीवानगी जो है किशोर कुमार दा की, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। ये दीवानगी कहाँ से आई, बहुत संक्षेप में जानेंगे, फिर हम किशोर कुमार दा पे बात करेंगे। जो होना था वही हो रहा है जी, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये होना ही था। क्या बात है। इसका कोई कारण नहीं, इसका कोई वजूद नहीं है जी, फिर भी यह बिल्कुल नींव पर खड़ा है। ये जो चाहत है जी, तो ये बस होना था, इसलिए हो रहा है और मैं इसके आनंद में हूँ कि ये हो रहा है और मैं इसके माध्यम में हूँ, मैं निमित्त हूँ इसका। जी जी, बस इतनी सी बात। योगी जी, आप कैसे किशोर दा के दीवाने हो गए, कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, इसके संक्षेप में? नवीन जी की ही लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि दीवानगी जब कोई चीज आपको सामने आती है और वो स्पार्क होती है जी, जो स्पार्क किशोर दा की आवाज का था जी, बस वो स्पार्क शुरू हुआ और अंदर तक, दिल की गहराइयों तक गया। और आज ये है कि पंखियाना हमारा आराधना केंद्र है, अच्छी बात है, जहाँ पे हम लोग किशोर दा की आराधना, वहाँ पूजा होती है, हमारी आराधना दोनों साथ में चलती है। और जी, ये नवीन भाई की जिंदा दिली बोले जी कि इन्होंने पंखियाना का निर्माण किया, यानी पंचम किशोर का आशियाना। और किशोर दा और पंचम दा जीवित अवस्था में आपको वहाँ महसूस होते हैं। हम लोग गए हैं, हमने महसूस किया। अपनी तरह का यूनिक केंद्र या म्यूजियम के हैं उसको, जी, कि वहाँ पे आपको इन सब की यादें मिलती है। क्या बात है। आराधना से ही केंद्र में आए किशोर दा। जी हाँ, आराधना से ही केंद्र में। क्या बात है। चलिए नवीन जी, अब हम बात करते हैं किशोर दा, एक कालजयी कलाकार, संगीत की दुनिया के अवतार, ये मान लीजिए आप। पहली तो वो आवाज ही थे। आवाज पर आप क्या, किशोर दा की आवाज को लेकर आप क्या सोचते हैं? कैसी आवाज थी? क्या वाकई ऐसी आवाज थी कि दुनिया पर छा गई, या उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी, या वो समय, कहते हैं कि समय, सही व्यक्ति सही जगह पर पहुंच जाए तो वो किशोरता हो जाता है। वो आवाज पर आप क्या क्या सोचते हैं? ऐसा है पंकज भाई की अपन आवाज शब्द को ही पकड़ते हैं जी। आसमान, वायु और जलजला जी, ये जब तीनों मिलेंगे जी तो क्या होगा? ये होगा किशोर। क्या बात है। आसमान जब आया जी तो इंसान को सुरक्षा महसूस हुई जी, उसको संरक्षण महसूस हुआ जी। वायु से गतिशीलता आई जी, सब तरफ अच्छी चीजें पहुंची जी, वहां से खराब चीजें निकली। वायु परिवहन करता है बिल्कुल। और जो जलजला आया जी, सुर का, सरस्वती का, वो किशोर कुमार है। क्या तो डिफाइन करना किसी भी बड़े कवि के लिए, हाँ, उसको बांधना हो जाएगा, जैसे छोटे शब्द देना जो है वो बेमानी हो जाएगा जैसा है। पर ये आवाज ही है उनकी जो जी, उनकी परम विशिष्टता। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। या यूं कहें कि जैसे अगर उनको, अगर हमें उसमें
बताना हो कि आवाज का उनका जादू क्या है। जी जी जी। तो सघन बादलों से टपकती हुई करुणा की बूंदें जी, जिसमें गहन गर्जन, गति और पौरुषीय स्थिरता देखने को मिलती है। ये किशोर दा की आवाज। क्या बात है सर। वो आवाज उस वक्त कई और कलाकार थे। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, लता मंगेशकर जी ने जो इंटरव्यू लिया था किशोर दा का, उसमें उन्होंने एक बताया कि पहली बार तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा, उनसे कहा गया था कि आपकी आवाज़ में जो है वो हरकत नहीं है, लेकिन किशोर दा आए और छा गए। संगीत और एक्टिंग दो चीज़ें जो है शुरुआती हुई, पहले संगीत में आए, फिर अशोक कुमार उनके भाई के कहने पर जो है एक्टिंग में आ गए। लेकिन किशोर कुमार कहते हैं कि एक्टिंग झूठी है, संगीत सच्चा है मेरे जीवन का। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, लेकिन हैं तो अच्छा आर्टिस्ट भी हैं, अच्छे कलाकार भी हैं। हरफन मोला होना, ये आपको लगता है किशोर दा की ताकत थी या कमजोरी थी? किशोर दा में किसी तरह की कोई कमजोरी कभी थी ही नहीं जी। उनका हर फन मौला था जी, ईश्वर। क्या बात है, हर फन खुदा। हाँ। और वह कुदरत की एक प्रतिबिंब प्रतीक बनकर आए थे जी। सुर बरसा के चले गए, मेलोडी बरसा के चले गए। और आप ये देखिए कि एक साधारण इंसान का जीवन जीते हुए उस महान कार्य को कर गए। जी। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ, राम जिनको हम भगवान मान रहे हैं जी। आज, जो हम चाहते कि वो भगवान है कहते हैं, वो उनके जो जीवन की बातें हैं राम की, एक गृहस्थ रहते हुए जो मर्यादा की उन्होंने ऊंचाइयां छुई है, इसलिए हम उनको पूजते हैं। तो संगीत की दृष्टि से बिना सीखे हुए प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से अपनी कला के मार्फत लोगों को एंटरटेन करना, भले अंदर खुद बहुत रुदन और उदास से घिरे हुए थे तब भी। जी, अच्छी बात कर रहे हैं। ये बात उनको अलग महान बनाती है। लेकिन नवीन जी, जब हम खुशी की बात करते हैं, प्रसन्नता की बात करते हैं, हर्ष की बात करते हैं, विभोर होने की बात करते हैं, तब भी किशोर दा अपने पूरे अंदाज में दिखाई देते हैं, उनकी आवाज़ उनके गानों में दिखाई देती है। जब हम गम की बात करते हैं, पीड़ा की बात करते हैं, किशोर कुमार वहाँ भी 100% होते हैं, बल्कि 200% होते हैं। ये अलग अलग भाव में वही परफेक्शन, ये क्या कहते, इसको क्या कहते हैं? ये जब ईश्वर कभी कभी मस्ती में आके जीनियस रच देता है तब वो ऐसा ही बनता है। जो जबरदस्त विरोधाभास के इंटरसेप्टिंग जो पॉइंट है, वहां पर आके जो एक पुरुष ऐसा खड़ा होता है जो है तो हजार शून्य नजर आता है, प्रभाव उसका हजारों का है। तो ये वही बात विरोधाभास की है जो जीनियस के साथ में आती है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा। वो तो अनवरत सिलसिला है। और ये दोनों किशोर दा जन्मजात उदास थे। क्या बात, ये आपने अच्छी बात कही। लेकिन इस पर हम योगी जी आपसे बात करना चाहेंगे। नवीन जी कह रहे हैं कि जन्मजात उदास थे, लेकिन जीवन दुनिया को उन्होंने प्यार लुटा दिया। तो उदासी के साथ में जीवटता भी होती जी। उदासी तो अपने अंदर समा रखी थी, उन्होंने बाहर कभी दिखाई नहीं जी। लेकिन उस उदासी का जो जिसका उन्होंने शुद्धिकरण उदासी का शुद्धिकरण किया उन्होंने, उसको विषाद के रूप में किया। जितने भी आपके गम के गाने हो, अगर अन्य गायकों की गायकी में अगर देखते तो उसमें उदासी नजर आती है, लेकिन इनकी गायकी में उदासी से हम बाहर आ जाते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। नैसर्गिक गायकी का एक उदाहरण, क्योंकि कोई भी बीज अगर गया है जमीन पर तो वो अपनी नैसर्गिक प्रकृति से जब वो फूटेगा तो विशाल वृक्ष बनता है, उसमें फल भी लगेंगे। मुझे योगेन जी, मुझे यज्ञ की एक लाइन यहाँ पर एक पंक्ति याद आ गई कि वो कहते हैं कि दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिन्हें मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। किशोर कुमार ने सबको मुक्त रखा, लेकिन उनके अंदर गम था, दर्द था, जैसा आप कहते हैं। अब उस पर मैं एक बात बोलूंगा। जी जी जी, बड़ी रेलेवेंट बात है जी, जो आम श्रोता को मालूम होनी चाहिए जी। एक गीत है, मेरा जीवन कोरा कागज, बहुत खूबसूरत कोरा ही रह गया। इस गीत के दो ही अंतरे लिखे गए थे। अच्छा। दुख से, दर्द से भरा हुआ है। किशोर दा दर्द के सागर हैं। उस दर्द को छुपाने के लिए वो कॉमेडी करके और हंस के लोगों को खुशी देते हैं ताकि अपने गम को भूल सके। इसी चक्कर में उन्होंने 38 साल तक सुसाइड को टाला है।
अच्छा, आज बच्चे 5 या मिनट बड़ी में कर लेते हैं जी। तो इस गाने का जो तीसरा अंतरा है, जी। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है जी हाँ। और आप भी जानते हैं योगी भाई कि आनंद जी ने बताया जी कि किशोरदा ने इन दोनों को कहा, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई जी, ये दो तो हो गए दुख के अंतरे, जी हाँ, मेरे को बात खुशी की भी करनी है जी हाँ। और उसको दर्द से जोड़ना है। अच्छा, क्योंकि दर्द से खुशी उत्पन्न होती है, जी जी, जो हमें देखना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा अंतरा किशोरदा के सजेशन पे लगभग उनके द्वारा लिखा गया। अच्छा, वो अंतरा क्या है? जी। दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान। अरे वाह, क्या दुख दर्शन। ही सुख यहाँ का भी दर्शन आप देख, ज्ञान। दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान, हर क्या बात। कोई जी, इंसान। जी। नाउ ही कम्स, ही बिल्कुल, डिफाइंस, जी। वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द से गया। सुख का सागर, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। क्या बात है, क्या बात है। और ये किशोरदा का जीवन का वृतांत आप बोल सकते हैं जी। उनके जाने के बाद हम उनके लिए दुखी हैं, हम्म, वो उस दुख का ही प्रतिबिंब है। उनके गाने से हम सुखी हैं, उनके सुख का प्रतिबिंब। क्या बात है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण भी हर विधा में देखिए पारंगत दिखाई देते हैं। यहाँ संगीत के श्री कृष्ण भी हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अलग अलग चीजें बताते हैं। हाँ। कोई कर्म का सिद्धांत है उनका, हाँ, एक मित्रता वाला का है, सिद्धांत है, योद्धा का है, उनका योद्धा का सिद्धांत, एक दार्शनिक का है, दार्शनिक का सिद्धांत है। किशोरदा तो भी यही दिखाई दे रहे हैं। किशोरदा में सारे ये सारे गुण आपको देखने जी को जी जी मिलेंगे। जी जी जी, जैसे आपने अभी बात की, जी हाँ, नवीन भाई भी, हम दो बात जब बातें करते तो जैसे एक ही शब्द उनका, जी हाँ, वो सुख में भी परिलक्षित होता है और दुख में भी आता है। ऐसे एक उनका गाना था, जी, हे 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 कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। और यही हे उन्होंने आराधना में किया। जी। हे हे देखिए आप बेसिक कितना अंतर है। तो हे शब्द वही है, हाँ, लेकिन दुख में भाव भी अलग है है और सुख में भी, और सुख में भी है। क्या बात है। तो यहाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई कल उस पर चर्चा भी हुई थी। जी। अब ये सुख की और दुख की बात हो गई, इसमें जो एक खिलंदड़ता लाते हैं, जो खंडवा की मिट्टी से उन्होंने पाई, जिसको उन्होंने पूरी दुनिया में बिखराया, बरसाया, स्टेज शो करके, कॉमेडी करते हुए, गुलाटिया करते हुए, गाते हुए, वो मस्ती, हुडलिंग जो उनका, योडलिंग कैसे, हाँ, योडलिंग जो था, ये मस्ती के नजारे हैं, ये क्या देखिए आप, तो ऐसे में क्या बात, संभलना कैसा, मेरी कसम, ये फंडामेंटल टोन से अलग जाता क्या है। बात गाने के अंदर बिना सीखे और ट्रेनिंग लिए हुए घुसना, उसको साकार करना और फिर आपके कर्णों तक पहुंचा के फिर यहाँ रख देना और आप उसके ऊपर फिर गुनते रहो। ये कैसा हुआ दोस्तों कि एक MBA कॉलेज था बॉम्बे में, जहाँ क्लासेस चलती थी जी, तो बाहर जो प्यून बैठता था टेबल पे, स्टूल पे जी, उसने भी 2 साल बाद एग्जाम दी के उसको पास कर लिया। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं तो शायद ये मीठी बाई कॉलेज की घटना है। जी, वो बिना फॉर्मल ट्रेनिंग लिए हुए नेचुरली जी, कर गया वो। एकलव्य की साधना है। हाँ, अच्छा, उससे कई क्या गुना बात। बेहतर किशोरदा की साधना है। क्या बात है, क्या बात है। आज दुनिया में लाखों लोग हैं जो किशोरदा के गाने गाकर अपना जीवन चला रहे हैं, जीवनचर्या कर रहे हैं। वो थे किशोरदा। संगीत आवाज के रूप में हम बात करें, राइटर भी बहुत गजब के थे वो, और लिरिसिस्ट थे वो, फिल्म प्रोड्यूसर थे, संगीत डायरेक्टर थे। एक जीवन में इतना काम कैसे कर लेता है आदमी? आपको क्या लगता है, जो कि आपको बहुत नजदीक है? 58 वर्ष की उम्र, जिसमें से आप 12-15 साल निकाल लीजिए, जी 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 जी, तब भी वो क्रिएटिव रहे। हाँ हाँ हाँ, तब भी बचपन में अब मुझे यहाँ फिर कबीर याद भी आ रहे हैं। कबीर ने भी इतना ही जीवन में कितना कुछ किया। कबीर, संत तुकाराम, ये लोग क्या है, नेचुरली ब्रॉट अप, यस, बिल्कुल दार्शनिक मेरे सही, किशोर इनसे कम नहीं जी। गायकी के विवेकानंद थे हाँ, किशोर, बिल्कुल बिल्कुल, गायकी के विवेक। हाँ,
ये देखिए हम कितने अच्छे अच्छे लोगों के नाम ले रहे हैं, महान लोग ज़हन में आ रहे हैं अभी, उनको देखते हैं उनकी क्वालिटीज को। क्वालिटी है, लेकिन क्या है फिर भी हम कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे पूरी तरह से उनको डिफाइन करने में। बिल्कुल। हाँ। हम इतने बड़े लोग नहीं है कि हमको तो अभी समझ रहे हैं, बिल्कुल अभी समझना शुरू किया है, सही बात। इसमें मेरा एक सेंटेंस है जो काफी पसंद किया जाता है, अमित दा को भी बहुत अच्छा लगा था कि वो तो ताउम्र किशोर रहे, हम उनको समझते समझते बूढ़े हो जाते। ताउम्र किशोर रहे, युवा रहे, युवान रहे, क्या बात है। संगीत निर्विवाद रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बेताज बादशाह थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अब हम उनके जीवन की व्यक्तिगत की अगर हम बात करें, ये कई बार सवाल उठते हैं उनके जीवन में। 4 शादियां एक कलाकार कर लेता है, एक व्यक्ति कर लेता है, ये क्या है? मतलब कई ऐसे सवाल उठते हैं देखिए कि वो कलाकार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन कहीं उनका इम्बैलेंस था। आप क्या सहमत हैं इस बात से? क्या कहते हैं नवीन जी? ये शब्द सभी संज्ञा सर्वनाम ये हम दे रहे हैं जी, हम उसको आज पढ़कर सुनकर बात कर रहे हैं जी। किशोरदा जैसे जीनियस को अगर समझना है तो उनके बाल खंड से हमको चलना पड़ेगा जी, सीखना सोचना पड़ेगा कि वो ऐसे क्यों है। चलो दिख रहा है, तथ्य है कि 4 शादियां हैं जी, क्यों है, कैसे हुई, इस पर जाना जरूरी है, बिल्कुल, है ना। और ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बिना पहली वाली से ऑफिशियल तलाक लेके दूसरी शादी कर ली जी। क्या कहानी, इलीगल काम कर, कहानी क्या है, हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहिए। और ये इससे किशोरदा की जो गलत छवि बनाई गई है वो भी ठीक होगी। बिल्कुल। पहली शादी किशोरदा करते हैं 22 साल की उम्र में, रूमा देवी जी से जो अमित दा की मदर है जी, वो उम्र फिजिकल अट्रैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ नैसर्गिक इन कैरियर नैसर्गिक है, वो भी साथ में वो लोग एक्टिंग करते थे, गाते थे, सीखने जाते थे, ठीक है। बल्कि वो तो बताती खुद इंटरव्यू में कि भोला श्रेष्ठ को उन्होंने भाई बना रखा था रूमा देवी जी ने, और वो उनसे राखी बंधवाने आते थे तो किशोरदा के दोस्त थे भोला श्रेष्ठ। अच्छा। तो किशोरदा नीचे खड़े रहते थे ये बोल के कि मुझे राखी नहीं बंधवानी है, वो ऊपर नहीं आते। पूर्णिमा श्रेष्ठ के फादर, पूर्णिमा श्रेष्ठ जी के फादर। तो वो पहली शादी थी, बहुत बेहतरीन चली, इतनी उत्तम संतान, होनहार संतान अमित दा के रूप में हमको मिली। बिल्कुल सही। फिर कहीं ना कहीं एक कम उम्र में की गई शादी के जो रिपरकशंस होते हैं उस वजह से दोस्ती के साथ में अच्छे संबंध रखते हुए दोनों ने अलग होने का फैसला किया। ठीक है, ये विधि का विधान था। ठीक है, ये बात होती है 1959 के आसपास। ठीक है, 8 साल रहने के बाद। फिर उसके बाद में 2-3-4 साल बाद फिर जब मधु बालाजी से उनका जुड़ाव हुआ जी, आज मैं एक बहुत बड़ी बात साबित करूंगा जी कि किशोरदा नारी अस्मिता के प्रतीक हैं जी। जब जब महिलाओं को दुख दर्द आया उन्होंने एक अच्छे पुरुष का सहारा और कंधा ढूंढा, तब किशोरदा ने उसे ऐसे आगे किया है और उन महिलाओं को आगे किया। उसमें पहला नंबर आता है मधु बालाजी। अच्छा। मधु बालाजी कहीं ना कहीं मुगले आजम वाली स्टोरी है, दूसरी स्टोरी जब अपने दुख में है और उनको कैंसर हो गया या जो दिल के छेद की बीमारी थी वो हो गई। अच्छा। आपने सुना है ऐसा इंसान? क्या आप, क्या ये, क्या मैं उस महिला से विवाह करेंगे जिसके दिल में छेद? अच्छा, ये पता था उनको पहले? ये पता है हिम्मत हमारे में। आप बात करते किशोरदा की 4 शादी की, आप ये देखिए कि उनको पता है उनको सुख देना है, हिंदुस्तान की सबसे सुंदरतम महिला को विवाह का सुख देना है। क्या बात है। तो वो शादी करके हनीमून नहीं, लंदन इलाज के जाते हैं। देखिए अब आप कह रहे हैं तो मतलब मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, सच्चाई। उन्हीं की शानदार और किशोरदा का वो पीरियड जब वो चलती गाड़ी में कपड़े बदल रहे हैं, 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उस समय वो मधु बालाजी को वक्त देने के लिए 1968 में गुलजार साहब की किताब में लिखा, खुद गुलजार साहब ने बताया है जी कि 5:45 बजे स्टूडियो छोड़ देते थे क्योंकि उन्हें उनकी तीमारदारी के लिए जाना होता था। किशोरदा का ये टाइमिंग का फिक्सिंग था कि मैं 5:45 बजे के बाद शूटिंग नहीं करूंगा। तो जाके ये भी आपने कहा मधु बालाजी से इस तरह से क्या बात, ये बात लोगों को मालूम पड़नी चाहिए, कम लोगों को। बिल्कुल सही बात है। ऐसे है किशोरदा, जब उनको दुख और सहारा चाहिए था तब किशोरदा ने अपने आप को आगे किया। तीसरी बात, जब वो जबरदस्त तरीके से शोहरत, इज्जत, नाम, पैसा कमा रहे हैं,
तब योगिता बाली जी उनकी तरफ आकृष्ट होकर आती हैं जी। किशोरदा उनसे शादी इसलिए करते हैं कि वो ऐसा मान के चलते हैं कि कम से कम यहाँ मेरा घर बसाएंगी। मैं किसी व्यक्ति विशेष की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थिति का बयान कर रहा हूँ आपको। इतने दिनों तक सालों से उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। तो उस समय वो उनकी मदर हमेशा साथ में होती थी शूटिंग के समय हर वक्त। तो किशोरदा ने उनको कहा कि या तो आप माँ के साथ रह लो या मेरे साथ रह लो। एक पुरुष जब स्त्री से विवाह करता है तो उसका संग साथ और उसके घर की देखभाल चाहता है। और ये क्यों चाहते थे किशोरदा? क्योंकि बचपन में किशोरदा ने देखा था एमए इंग्लिश पास उनकी मदर, जो किसी जमींदार घराने की सुपुत्री थी, उन्होंने सिर्फ आए गए का इतना आवभगत संस्कार के साथ किया, पूजा पाठ। तो वो बचपन से किशोरदा ने देखा है कि महिला का स्वरूप क्या, तो वो वैसी स्त्री चाहते थे। क्या दोष है इसमें? आपको भी अच्छी लड़की चाहिए, इनको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, अगर हम विवाह योग्य है तो। वो तो अपन तीनों को मिल गई, ये बात अलग है। सभी यही चाहते हैं। ये बात पहुंचना चाहिए। हाँ, पढ़ी लिखी महिला जो वक्त आने पे घर का काम भी कर सके, पुरुष यही चाहता है, क्योंकि आज पुरुष भी सहयोग तो कर रहा है। तो किशोरदा की इच्छा वो थी। योगिता बाली उसके बाद तो फिर उसके बाद भी मिथुन दा के लिए इसलिए तो नहीं गाया कि बोला कि तुमने उससे साथ में रहो, मेरे को तलाक तो दिला दो ताकि मैं चौथी शादी करूं कभी हो तो। जो एक प्यास है अच्छी स्त्री की, घरेलू स्त्री की, वो कहाँ बुझी? एक कलाकार मानसिक रूप से जब सब तरह का कष्ट देखकर इतना आगे आया है, उसको घर में आके सुकून चाहिए कि नहीं? हम तो 8 घंटे ऑफिस में काम करके घर जाते हैं तो हमको आराम चाहिए। वो तो नेशनल हस्ती है। बिल्कुल सही बात है। तब वो शूटिंग कर रही है लीना जी, जब लीना माँ उनके साथ शूटिंग कर रही है तब वो उनको ऑफर करते हैं कि कभी तुम सोचो तो देखना मेरे बारे में। अच्छा। तो वो मना करती हैं, फिर उनके साथ में कुछ ऐसी बात होती है तो वो खुद ही तैयार होती हैं। अच्छा। तब भी किशोरदा उनको क्या सोच के बोलते हैं, कब बोलते हैं मैं बताऊं आपको जी। जब वो कहती है कि मुझे घर पे खाना बनाना है, मैं शूटिंग से जल्दी जाऊंगी, तब किशोरदा पूछते अच्छा तुम खाना भी बना लेती हो? जी। सी द लिंक। मदर के साथ खाना भी बना लेती है। एक महिला जो अच्छा काम भी कर रही है, दिखने में भी अच्छी है, घर को भी संभाल सकती है, वो उनको लगा कि नाउ शी इज सुटेबल। इससे कहीं ये साबित नहीं होता कि किशोरदा रोमांटिक आदमी है, रंगीले आदमी है, नहीं। एक जीनियस आर्टिस्ट जिसको वैवाहिक सुख कम मिला, जितना मिला अच्छा मिला, 8-8 साल का पहले और आखिरी में बहुत बढ़िया मिला। तो ये बात आज साफ हो जानी चाहिए दोस्त कि किशोरदा नारी अस्मिता के प्रतीक थे और उन्होंने स्त्रियों को सहारा दिया। क्योंकि लीना माँ ने भी यही कहा कि आप मेरे से शादी कर रहे हो कि नहीं तो मैं कल किसी और के साथ कर लूंगी। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा वो आकर्षित थी। लीना जी का एक इंटरव्यू सुनी और मुझे मैंने जितने भी इंटरव्यूज आज तक सुने सबसे इनोसेंट इंटरव्यू है। उसमें सारी बातें जो नवीन जी ने कही है वो सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, लीना जी का इंटरव्यू विविध भारती का आर्काइव पे अवेलेबल है। अच्छा, पर संक्षिप्त में आप बताएं कि क्या था वो इंटरव्यू? उन्होंने सारी पूरी घटनाक्रम का बताया है कि कैसे वो जुड़ी और कैसे वो उनसे जुड़ी, कैसे वो विवाह हुआ उनका। तो उसके बीच के जितने भी घटनाक्रम है जी, किशोरदा की जो 6th सेंस वाली बात भी उसमें कि किशोरदा के बारे में जैसे बोलते हैं ना कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, कंफ्यूजन फैलाया। लेकिन वो उसके भूमिका क्या, उसके पीछे की कहानी क्या? झूठ था। अश्वत्थामा हाथी मारा गया। अश्वत्थामा किशोरदा सनकी है, किशोरदा पागल है, किशोरदा कंजूस है, किशोर कुमार रंगीले है, ये फैलाया गया है। खत्म कर दूंगा, इसी पर हम खत्म कर देंगे। हाँ, इसी पर हम योगेश जी आपसे बात करना चाहेंगे कि एक और टैग है कि किशोर कुमार, जब लता मंगेशकर जी पूछती हैं इंटरव्यू में किशोरदा से कि आपको पागल कहते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन अब और पागलपन इसलिए करता हूँ कि लोग मुझे अगर पागल समझते हैं तो थोड़ा पागलपन कर लिया जाए। ये पागल का जो टैग है ये एक्चुअली है क्या? कैसे थे पागल, किस रूप में थे पागल? पागल अगर कोई अपने आप को कहलवाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि वो नाटक ही कर रहा है। कि अगर आप पागल समझ रहे हो तो ठीक है, वो देश में है। अपना स्पष्टीकरण क्यों दूं बार-बार? आप प्रीतिश नंदी साहब का इंटरव्यू है, उसमें आप सुनिए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है। अच्छा, वो ये कहते भी है ना कि क्या हुआ होगा एक बार, क्या जो उसमें है कि एक बार वो अपने गार्डन में काम कर रहे थे, जी हाँ, फूल पत्तियों से बातें कर रहे थे और उस समय कोई रिपोर्टर आई जी हाँ, और उसने सब देखा सुना और फिर उसने जाके और लिख दिया कि किशोर कुमार तो सनकी है और पागल है और इस तरह की बातें वहां से फैलना शुरू कर दी। बिल्कुल।
या फिर जैसे इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और वो उन्होंने जाके बोला था कि वो पेड़ के खो में मेरे पैसे रखे हुए हैं, तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर को पेड़ पे चढ़ा दिया था और वहाँ वो पैसा ढूंढ रहा था। अच्छा, तो मस्ती वाले थे। एक उसमें उन्होंने घर बनाना, तो उन्होंने एक आर्किटेक्ट को बोला कि भाई मैं ऐसा घर चाहता हूँ। अच्छा, वो क्या पूरी भर गर्मी में 3 पीस सूट पहन के अच्छा उनके घर पे आया गर्मी में मुंबई में कि मैं आपका डिजाइन करता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है डिजाइन करो, मेरा बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि मैं उसमें नाव पे तैर के जाऊँ और बीच में सब पेड़ वेड़ होना चाहिए और ये सब होना चाहिए। तो वो समझा रही है ये पागल लेकिन कल्पना थी, वो काइंड ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर है वो। तू 3 पीस का सूट गर्मी में पहन के आके अपने इंग्लिश झाड़ रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उनके साथ कई लोगों ने छल भी किए, तो उसको कैसे रिपेंड करेगा? बदला तो लेना पड़ेगा। तो वो फिर इस तरह से करते थे वो। तभी वो कहते हैं कि दुनिया कहती मुझको पागल, लेकिन मैं कहता दुनिया पागल। और ये इंडस्ट्री ऐसी है। आप हर आदमी चाहता है कि ये मेरे लिए काम करे, मुफ्त में काम करे, ये नहीं हो सकता है बिल्कुल। और इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ में अगर आप इस तरह की बातें, और जब उनका कैरियर का शुरुआती दौर था उस समय उनके साथ में बहुत इस तरह की बातें हुई है। जी। कई लोगों ने उनको कुछ भी बोला, उनको खाने तक के लिए नहीं दिया। जी, विलायत का इंटरव्यू है, सितारा वादा क्या उनका नाम मैं बोल रहा हूँ जी, शुजात साहब का इंटरव्यू है उसमें। अच्छा, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है जी कि जब हम एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब किशोरदा ने मतलब पूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने पूरा दिन भर लगा दिया और रिकॉर्ड नहीं किया जी। बोले नहीं आज मूड नहीं है, हम चलते हैं जी। तो बोले फिर शुजात साहब का बोले कि चलो अपन बाहर चलते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि आपने क्यों नहीं किया रिकॉर्डिंग? बोले इस आदमी ने मुझे, जब मैं गाने के लिए रिकॉर्डिंग गया था और मुझे भूख लगी थी, तो उसने ये बोला था कि क्या तुम खाने के लिए आए हो यहाँ पर रिकॉर्डिंग? अच्छा। तो उस बात का बदला उन्होंने उस वक्त पूरे दिन लिया और सारी यूनिट को खाना खिलवाया उसी के खर्चे से। क्या बात। तो ये पागलपन नहीं है, बिल्कुल, ये समझाइश है कि आपको एक ह्यूमैनिटी किस तरह से रखनी दूरदृष्टि भी है, क्योंकि कई लोगों को उन्होंने सहायता भी की है, कई लोगों को मुफ्त में भी काम किया है। तो जो उनके साथ अच्छा था वो अच्छे थे जी। योगी जी, ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि खंडवा में उनका जन्म हुआ, इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज में उनकी शिक्षा हुई। कॉलेज के ज़माने से ही क्या ऐसा मतलब पूत के पाँव पालने में दिखते थे? क्या लगता था कि ये किशोरदा जो है एक वक्त सम्राट बन जाएंगे संगीत के? बिल्कुल ऐसा तो देखिए, तो जर्नी है जी। जर्नी जो खंडवा से शुरू हुई, फिर क्रिश्चियन कॉलेज में आया, तो यहाँ पे भी सारे उनके ड्रामा करते थे। गाने टेबल पे गाने, तबला बजाया करते थे और भी बहुत, लेकिन शर्मीले थे बिल्कुल। अच्छा भाई, अच्छा, इस बारे में आपको ज्यादा बताएंगे, लेकिन स्वभाव से शर्मीले थे। स्टेज के पीछे से बैकग्राउंड पार्श्व गायन का जो उनका रिहर्सल है वो वहीं से शुरू हुआ। अच्छा, कि पीछे पर्दे के पीछे से वो गाना गाते थे और बाहर एक्टर एक्टिंग करता था। जी। तो जो क्रिश्चियन कॉलेज में जो उनकी परवरिश हुई वहाँ पर, या उनको जो नर्चर हुए वहाँ पे, फिर वहाँ से वो मुंबई के लिए प्रस्थान किया। और उस समय तो अशोक कुमार साहब जो है वो बहुत बड़े फिल्म स्टार थे जी, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष करके अपनी जगह बनाई, किसी को फॉलो करके नहीं बना। क्या बात। नवीन जी, कुछ और ऐसी घटनाएं जो बताएं कि किशोरदा इसलिए किशोरदा थे, कुछ आपको याद आती हो तो संक्षिप्त बताइए जरूर हमें। आप ये कैसे समझ जाते कि सही क्वेश्चन पूछना है? ये फ्रीक्वेंसी से, ये किशोरदा की ऊर्जा है। किशोरदा के खंडवा वाले घर से आप जाएंगे तो थोड़ा सा रेलवे ब्रिज आता है जिसकी स्लीप जो होती है वो 1 फीट चौड़ी होती थी जी, मात्र 1 फीट जी, है ना। उस पे वो और उनके दोस्त तो दौड़ते हुए चले जाते जी। आज अपन उस पे खड़े नहीं हो सकते। ये जो बचपन की मस्ती खिलंदड़ जाते थे सर्किट हाउस, उसके पीछे एक हल्का सा जंगल होता था जी, उसके पीछे छोटी सी पहाड़ी जैसी कुछ बनी हुई थी जी। तो एक दिन वहाँ किशोरदा गीत गुनगुना रहे थे, करीब 10-11 साल के होंगे। अच्छा, तो पंकज भाई, एक हिरन का बालक, छोटा हिरन आके वहाँ रुक जाता है। किशोरदा का गान होता है, झुरमट चल रही है, संध्या हो रही है, सूरज नीचे आ रहा है, गायन चल रहा है जी। और वो सुन के वो मृग पूरा गाना फिर जाता है। यहाँ से आप किशोरदा को समझिए, किशोरदा को वहां से भी समझिए जब अपनी मम्मी से दरवाजे साकल बजाते हुए गाना गाते हुए कुछ खाने की चीजें मांग रहे हैं।
जोड़ रहे हैं। क्या बात है, ये देखिए, ये बड़ा प्यारा हाँ है ना, ये दृश्य बता रहे हैं किशोरदा कैसे थे। आप कल्पना कीजिए, उनके घर में एक पैर से ब्लो होने वाला ऑर्गन था, अच्छा, जिसको वो बजाते थे। बुधवारिया जो उनके घर के पीछे इलाका था जहाँ कव्वाली होती थी, कव्वाली को सुन के आते, उर्दू आती नहीं थी, तो उसको वो गाते थे उल्टा करके। अच्छा, मैं हूँ कुछ काफिया, बिगड़ गया रे मेरा काफिया, वो कव्वाली गाते थे और उससे धुन निकालते थे। हाँ। तो किशोरदा ट्रेंड थे सेल्फ, किशोरदा को किशोरदा सिखा रहे थे। तो ये जब नैसर्गिक, जब प्रकृति खुद सिखाती ना, प्रकृति पेड़ों को पैदा करती है जो छांव देते हैं। किशोरदा उन पेड़ों का झुंड है जो प्रकृति ने पैदा किया और जो अपनी छांव से हमको शानदार कर गए। तो ये वहां से चलता है। फिर यहाँ क्रिश्चियन कॉलेज की आपने बात की अभी, तो यहाँ पे भी माल्थस की जो थ्योरी है जनसंख्या सिद्धांत, अब तो बता भी दिया कपिल शर्मा शो पे अमित शाह ने, उसको भी उन्होंने गायकी में रट के कंप्लीट करके याद किया अंग्रेजी में और उसको लिखा। तो ये नेचुरल। फिर आपका 5 रुपया 12 आना, यहाँ के कैंटीन वाले की उधारी थी वो, तो वहां से मारेगा भैया मुझको नाना, दे दे मेरा 5 रुपया 12 आना। तो ये बातें किशोर अपने जीवन को जीते हुए अपनी शर्तों, अपनी शर्त, एकमात्र इंडस्ट्री का आदमी जो अपनी शर्तों पे जीते हुए किशोर किशोरपन दिखाते गए, किशोरनामा बनाते गए, जिसको आज हम देख के सुख उठा रहे हैं। हम उनके जीवन से बहुत बड़ी बात सीख सकते हैं नई पीढ़ी के लिए, जो आज के इंटरव्यू का मकसद भी होना चाहिए कि तमाम फैसिलिटीज के बाद भी, ईश्वर के तमाम दी हुई परिस्थितियों के बाद भी आपका जो हुनर है, आपकी जो प्रतिभा है, उसको पहचान लो और उस पे, उसके दम पे आगे निकल जाओ। और संघर्ष तो आएगा, जबरदस्त आएगा, ऊपर उठोगे, नीचे गिरोगे, फिर ऊपर उठोगे, फिर नीचे नहीं गिरोगे। किशोरदा और पंचमदा जैसे लोग सफल भी हैं, कामयाब भी हैं और बड़े भी हैं। ये समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं। हमको लगता है किशोरदा इतने बड़े हैं, और पास जाएंगे तो हम उनके पास पहुंच जाएंगे, फिर वो और बड़े हो जाते हैं, और पीछे हो जाते हैं। हमको लगता है ये तो और इतने बड़े हैं। ये बात तो वो नेचुरल, वो कुछ स्पेशल क्वालिटीज लेके पैदा नहीं हुए। जी हाँ। बचपन में जब वो दौड़ के आए, मम्मी उनकी अचार की वो चल रही थी कटार, वो पैर में लग गई, उस समय उनके गले में खांसी रहती थी, आवाज अच्छी नहीं थी, ऐसा बोलते हैं लोग। अच्छा। 1 महीना रोए, 1 महीना 18 घंटे रोए। अच्छा। यहाँ फिर कुदरत आती। आपके मैनेजमेंट में भी बोलते हैं कि मैनेजर्स आर बॉर्न, they cannot be made, unless until you have some basic instinct. Right. तो तब वो उंगली कटी, वो रोए, उस समय जो उनका गला साफ हुआ। पंचमदा को अस्थमा था, खूब तैराकी करवाई गई, फिर वो सांसों की रिदम से गा सकते थे। क्या बात है। तो ये प्रकृति ने आपको क्या दिया है, दुख, उसमें अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी वी हैव टू ढूंढनी पड़ती। बहुत अच्छी बात कही योगी जी। एक और सवाल उठता है, और कई जो संगीत की दुनिया के लोग हैं वो भी कहते हैं कि किशोरदा जो हैं वो क्लासिकल ज्ञान नहीं था उनको, खूब अच्छे गायक थे। ये सवाल पर क्या कहते हैं आप? इसमें मुझे थोड़ा सा हंसी भी आती है इस बात पे, क्योंकि एक तो वो लोग हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वही कि जिनको जरूरत से ज्यादा क्लासिकल का पता है, और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है लेकिन वो कोशिश करते हैं कि क्लासिकल को समझने की। तो क्लासिकल में मेरी जो समझ, क्लासिकल क्या है, आपका सही नोट लगना और जो शब्द हैं उसको उस भाव के साथ में प्रस्तुत करना। मतलब, और किशोरदा के बारे में तो कहा जाता है, मतलब पूरी इंडस्ट्री ये मानती है कि जब किशोरदा का जब नोट लगता था तो जो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होती थी, उसका जो मीटर है वो पूरा लेफ्ट राइट में जाता था पूरा। अच्छा, मतलब, अच्छा यस, तकनीकी बात कह रहे हैं आप। तो ये अगर है तो फिर क्लासिकल के बारे में ये बोलना कि उन्हें नहीं आता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितनी उनकी जो शास्त्रीयता भीतर ज्यादा थी, बाहर नहीं दिखाते थे। क्योंकि एस डी बर्मन भी कहते थे कि किशोर तू ज्यादा तान मुर्की मत ले, क्योंकि पब्लिक को पसंद नहीं आएगी। तो अनावश्यक रूप से, जैसे आज के कई बार गायकों को देखता हूँ कि वो जो, जैसे लता जी ने अगर कोई गाना गाया है
तो उसकी गाने में वो अनावश्यक मुर्कियां वो जोड़ते हैं, अनावश्यक, क्योंकि दिखाने के लिए हमें अच्छे कलाकार, अच्छे गायक हैं हम, लेकिन वह जरूरत नहीं है उसकी, उस सिचुएशन में, उस जगह उसकी जरूरत नहीं। और दूसरी बात देता हूँ कि क्लासिकल सिंगर के साथ में एक फ्रीडम ये रहती है कि वो खखार भी सकता है, बीच में श्वास भी ले सकते हैं पूरी प्रस्तुति के दौरान, लेकिन पार्श्व गायन में आपको 4 से 4.5 मिनट में डिसिप्लिन होकर गाना है, बिल्कुल उस धुन में, उस सरगम के साथ में, उस परफेक्ट नोट के साथ में आपको पूरा गाना कंप्लीट करना है और वो सारे भाव उसमें डालना है जो पिक्चराइजेशन होने वाला है। जी हाँ, जी हाँ, क्या बात है। तो किशोर दा के बारे में ये बोलना कि उनको शास्त्रीयता का ज्ञान नहीं था, ये मैं सो सिरे से खारिज करता हूँ। जी। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होता तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रे ना तक, तो रे तक तो सब आ जाते कि जो ना का आवर्तन है, अच्छा, वो कोई भी स्टेज परफॉर्मर आज तक मेरे देखे तो नहीं ले सका है। और ये राज खमाज का गाना है, राग खमाज में गाना है। तो अगर कोई सिंगर राग खमाज को गाता है जी, राग किरवानी को गाता है, राग केदार को गाता है, राग भैरवी को गाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं राग शिवरंजनी को गाते हैं, शिवरंजनी को गाते, मेरा नैना सावन बांधा, उसमें उड़ाते लोग के साथ। वो तो किशोर दा जब भी माइक्रोफोन पे जाते थे वो ऐसा एक्ट करते थे जैसे वो पहली बार गा रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट के रूप में ही वो हमेशा माइक्रोफोन पे गए। और आखिरी में जब उत्तम सिंह जी अभी आए थे पंकियाना, और उन्होंने ये बोला था कि हुस्न की वादियों में इश्क पलता रहेगा, उन्होंने वो गाना गाया था। अच्छा, तो किशोर दा ने उस समय भी उत्तम सिंह जी को बोला कि तुम मुझसे जब तक गवाना जब तक तू संतुष्ट ना हो जाए, क्या बात, नहीं तो किशोरों में आऊंगा गाऊंगा चले जाऊंगा। सही बात है, सही बात है। ना वो गाना का प्रोडक्शन देखिए, वो आप सुनिए, आप स्टीरियोफोनिक। बहुत रेलेवेंट बात इन्होंने बता दी जो पब्लिक को यहाँ पे एक और मालूम पड़नी चाहिए। जी जी। आवाज का जादूगर आपने बोला शुरुआत में, है ना, सम्राट बोला, उसकी तस्दीक करते हुए एक बात बताता हूँ। यही आदरणीय उत्तम सिंह साहब ने हमको बताया और सब जगह इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। जब इस गाने का स्टार्ट हुआ, ये तो बात थी जो इन्होंने बताई वो स्लो वर्जन वाले गाने की, इसका जो फास्ट ओरिजिनल वर्जन है मेन, जब उन्होंने सुर लिया हुस्न की वादियों में, तो म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में जब उत्तम सिंह साहब सुन रहे हैं जी, तो बोल रहे इंस्ट्रूमेंट का साउंड बड़ा आ ही नहीं रहा। ओहो, मतलब उनकी आवाज स्टूडियो अपने आप में एक है। तो वो टेक्नीशियन कहते हैं इट इज फुल वॉल्यूम। ये आवाज का जादू है, क्या बात। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, समझ ले पब्लिक, जान ले आज, दुबई के शो में पंचम दा खुद कह चुके हैं, इतनी शास्त्रीयता भरा गीत किशोर दा ने कंप्लीट किया है। और ऐसे नहीं, तो जिसको तो नॉलेज है, गायकी तो छोड़े, उनको पता है, और गानों में कंट्रीब्यूशन 2500 बार किया। जब तो इन दोनों ने मिलके किया है, तो आज हमको ये आज बनाना पड़ा है पंकियाना। ओ माझी रे। हाँ, मैं चाहूंगा योगेश जी कुछ ऐसे कौन से गीत हैं जो आपको बस आपको दिल के नजदीक है? ठीक है, आम आदमी तो है, लेकिन आप चूंकि प्रेमी हैं किशोर दा के, क्योंकि ये एक तो ओ माझी रे, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, तो उसमें आप उठाव देखिए किशोर कुमार का। क्योंकि किशोर दा के बारे में आपको ये बताऊं कि उन्होंने बहुत अच्छी धुनें नहीं मिली उनको, लेकिन उनकी गायकी ने उसको अमर बना दिया, उससे बैलेंस किया, उसको अमर बना दिया। मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन होता था 120-130% तक जाते थे। जी 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 जी, वही रिवाइजन हो जाता। क्या बात है। इसमें आप एक काम ये जरूर कीजिए आज पंकज भाई कि किशोर दा ने नंदी जी को बताए थे कि मेरे 10 फेवरेट गीत ये हैं इस क्रम में जी। वो किशोर दा के एक सरल सीधे स्टूडेंट रूप में काम करने वाले कलाकार की वानगी प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, पहला गीत जो उनका हिट हुआ, सचिन दा ने लोगों से झगड़ के उनसे गवाया कि ये गाना किशोरी गाएगा, बोले ये तो गा नहीं सकता है नया लड़का। अच्छा अच्छा, दुखी मन मेरे, क्या बात है, क्या खूबसूरत, क्या ठोसपना, क्या गहराई, क्या सागर वाली बात है उसके अंदर। देखिए फिर आखिरी गीत आता है, वही सचिन दा को एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके बेटे के साथ में, सुनी है क्या। और इस बीच में मेरे नैना सावन भादो, वो शाम कुछ अजीब थी, ये गीत आते हैं। लेकिन अगर आपको किशोर दा को सेकंड जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है
जहाँ पे न तो उनके साथ पंचम दा जैसा बड़ा संगीतकार है, न सचिन दा है, उसके बाद भी वो वर्चस्व पे है। देखिए, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, इसको सुनिए, कान में हेडफोन लगा के सुनिए तो आप सोचेंगे कि मैं रोऊं कि हंसूं कि नाचूं। बहुत खूबसूरत। ये फिल्म फेयर का सेकंड अवार्डेड सॉन्ग है उनका। अच्छा। उत्तम कुमार जी के लिए फिल्माया, तो इसमें सभी लोग उत्तम साथ गा रहे हैं। ये किशोर दा के वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स में से, जहाँ किशोर दा ने साबित किया है कि मेरे को सब आता है। जी। और इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जो आपकी वो बात थी कि एक ये अल्टीमेट किशोर दा की अल्टीमेट बायोग्राफी पे जो बुक अभी आई, उसमें भी लिखा हुआ है कि अनिल विश्वास एक धुन कंपोज कर रहे थे, आ मोहब्बत की बस्ती बसाले हैं जी। तो उस समय ये चल रहा था कि गाना किससे गवाया जाए। तो अशोक कुमार जी ने बोला मुकेश जी से गवा लेते हैं। दिलीप कुमार जी ने बोला नहीं, अनिल विश्वास जी का ये कहना था कि मैं किशोर से गा रहा हूँ। दिलीप कुमार जी ने बोला कि नहीं, किशोर से नहीं गा सकता है, किशोर के बस का नहीं है। तो उन्होंने एक लाइन ये भी जोड़ी साथ में कि अगर ये किशोर कुमार गालेगा, तो मेरा सर और आपका जूता। अच्छा। ये है अच्छा रिकॉर्डेड बात। अच्छा। उसके बाद अनिल विश्वास का पूरा विश्वास था कि ये गाना किशोर ही गा सकता है, और उन्होंने गाया। बीना का गीतमाला की 11वीं पायदान पे लगातार बजा। क्या बात। अब ये पता नहीं चला बाद में कि दिलीप कुमार साहब ने अपना सर लाए कि नहीं लाए, ये लेकिन किशोर दा प्रूवन थे। उस समय क्या होता था कि एक परस्ती चलती थी शास्त्रीयता की, उर्दू की। बिल्कुल सही बात। और उसमें उनके शब्द भी थे, लता जी के लिए भी थे कि इनके गानों में दाल भात की बुआ। तो ये शब्द उस समय जो आपने शब्द उपयोग किया, अच्छी बात है। योगेश जी, नवीन जी, ये यात्रा जो है मुझे लगता है हम घंटों और बात कर सकते हैं। आप तो चूंकि प्रेमी हैं, लेकिन मैं तो बहुत आम उनके बारे में बहुत कम जानता हूँ, बावजूद उसके मुझे लगता है घंटों हम बात कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछे ना, मुझे लगता है कि आप जानकार नहीं, ये आपके हाँ, नहीं, हम चलेंगे आगे। जी। प्रश्न इसमें जी। किशोर दा पैसे के पीछे बहुत भागते थे जी, कंजूस थे। पहले पैसा फिर गाऊंगा। किशोर दा सहगल के गानों के भक्त, अशोक कुमार दादा मुनि हिट हीरो। जी हाँ। आम फिल्मों में, परिवारों में होता है कि बेटा मेहमान आए, जरा कुछ सुनाओ, कविता सुनाओ, पोयम सुनाओ। जी। तो आदरणीय वकील साहब गांगुली जी, उनके फादर, वो ये बोलते हैं कि बेटा आओ, गाना सुनाओ, तुम गाते हो। दादा मुनि का गाना गाऊंगा, 25 पैसे लूंगा, 4 आने लूंगा, चवन्नी। सहगल साहब का गाऊंगा, 1 रुपया लूंगा। हिसाब किताब का पक्षधर आदमी शुरू से। जी। ही इज वेरी गुड अकाउंटेंट, जस्ट लाइक यू, कि आप एक तरफ सीए भी हैं और आप क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हैं। एसी में बैठ के जो काउंट करे सिर्फ पैसे, वो नहीं है। अकाउंट का मतलब ये नहीं कि एसी में बैठ के काउंट करो। हम बचपन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो वहां से अगर मैं ये बात बोलूं जी, फिर उसको वो देखे कि उन्होंने अपने, मेरे पैसे चाहिए। फिर क्या, आप शहर में आए हो जी, नए हो, दादा मुनि से आपने अलग रखा है जी। हाँ, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके चेक बाउंस हो रहे हैं, पैसे पूरे नहीं दे रहे हैं। तो जो बच्चा बचपन से हिसाब किताब बराबर कर रहा, तो वो चाहता है कि भैया पैसे तो देना पड़ेंगे, नए चीज। तो फिर वो उन्होंने अब्दुल को बोलते थे, सेक्रेटरी जी को अपने, कि चाय आई क्या, चाय आ गई, मतलब गाना पैसा आ गया है। हाँ, तो मैं गा, वो भी एक कहानी है, कोई एक किस्सा है, बहुत से किस्से हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जी, बहुत सिंपल सी बात है। हिसाब किताब का, सही हिसाब किताब का पक्षधर होना। बिल्कुल। हाँ, what he is giving, he is asking for what he deserves. Definitely. तो बहुत सिंपल सी बात है। और यही किशोर दा अलग अलग पिक्चर के लिए, राजेश खन्ना प्रोडक्शन में बनती है, पंचम दा, दोनों 1 रुपया नहीं लेते। अभी तो झीले फिल्म बनती है, डैनी साहब बनाते हैं, डैनी बड़े उनके क्लोज हैं। भजन गाया जब राम नाम ले ले, कोई पैसा नहीं। कितनी पिक्चरों के गाने के लिए पैसे आधे कर दिए। जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, बढ़ती का नाम दाढ़ी, अपने ही घर में, पता चला पीछे की चौल में लोगों के यहाँ बिजली नहीं है 50 घरों में, तो 3 महीने तक उनको फ्री बिजली दी। क्या बात है। जब मेरे आर्टिस्टों को पूरा पैसा मिल जाएगा, जब खाना खाऊंगा, ये कितना बड़ा शो के बाद।
ये देखिए हमको बहुत अच्छी बात सुन के, हाँ। इसलिए मैं एक चीज कहता हूँ दोस्त कि है बादलों की, थे रवि, है रवि, और किशोरदा आज हम बोलेंगे थे नहीं, एक सवाल मुझे जहन में है जिसमें पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जब विभूतियाँ होती हैं, टाइम क्रॉस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कालजे व्यक्ति होते हैं, उनके बचपन पर बात होती है, जवानी पर बात होती है, लेकिन उनके जो अंतिम समय रहता है उसकी बात नहीं होती। संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, जो इस वक्त किशोरदा को सुन रहे हैं और जो दर्शक देख रहे हैं, अंतिम समय उनका कैसे बीता? अंतिम समय जितना हम लोगों ने सुना है पत्रिकाओं में, जो उनकी शरीर छोड़ने के बाद के अंक निकले उसमें आया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो थी जी, कुछ चीजें थी उनके जो घटित हो रही थी, और उनको ये दूसरी बार हार्ट अटैक आया था, पहले भी आ चुका था जी। और फिर किशोरदा का इंट्यूशन पावर बहुत जोरदार था, वो तो आभास हो जाता था। माधुरी अगर किताब हम पढ़े तो जाने के एक हफ्ते पहले अपने मरने की एक्टिंग कर चुके थे वो, जो कि वो बहुत अच्छी करते थे। तो उस दिन भी लीना माँ को ये लगा कि नहीं ये आज एक्टिंग ही कर रहे हैं। जब उनको दर्द उठा, तकलीफ हुई, तो उन्होंने कहा डॉक्टर को मत बुलाओ, अच्छा मुझे सिर्फ वो गोली दे दो सॉर्बिटेंट की, तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे अटैक आ जाएगा, ये स्टाइल में उन्होंने अपना बोला। तो ये एक अंतिम दिन की बात है। और उस दिन की डैनी जी से भी बात हुई, विनोद भारती जी से भी बात हुई, जो संपादक थे उसके माधुरी के, उनसे मिलना भी तय था। लेकिन प्रभु को उनको बुलाना था 4:45 पे, वो चले गए। उनके साथ 4 का अंक चलता है, 4 को आए 4 को गए, और वे हर जगह 4 ही 4 है, और चारों तरफ छाए हुए, जैसे अवतरित हुए वैसे ही अवसान उनका हुआ, पर आज भी चारों तरफ छाए हुए हैं। निश्चित रूप से नवीन जी, योगी जी, आपसे बातचीत हुई और विश्वास कीजिए कि लगातार बात कर सकते हैं हम इस पर, लेकिन समय की अपनी सीमितता है। किशोरदा की भी अपनी एक लिमिटेशन थी, एक कम समय के लिए वो हमारे जीवन में, हमारी दुनिया में आए, और अंततः उन्हें अवसाद होना पड़ा उनका। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें और बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। मुझे लगता है ये इंटरव्यू जो है एक ऐसा इंटरव्यू होगा जो सालों तक देखा जाएगा, याद किया जाएगा, और उसमें आप और हम सब शामिल होंगे। ये किशोरदा का ही उपकार है कि हम ये सब कर पा रहे हैं। मैं एक लाइन गाना चाहूँगा। बिल्कुल जी। जो उन्होंने बड़े एक अनोखे ढंग से गाया है। जी हाँ। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। जय किशोरदा। जय। बहुत तो सुनते रहिए किशोरदा को। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो हैं अच्छे गाने जो आपके दिल के पास हैं वो हमको आपको सुना रहे हैं, और शायद इसी के साथ में इस इंटरव्यू का, इस पॉडकास्ट का जो है वो अच्छा उपहार भी हो सकता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। आने वाला प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।